बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10वां लेक्चर है जी, और वी विल कंटिन्यू लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हाउ टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी how to formulate the cost function for logistic regression, and what would be the derivative of that cost function, uh, which will be used in gradient descent algorithm. And here actually you can see the lecture headlines कि आज हम देखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए देखेंगे क्या चेंज आती है उसमें, एंड फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं वन वर्सेस ऑल मेथड से, कि जब अगर आपके पास आपके डेटा में मोर देन 2 क्लासेस हों तो हम उसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे वन वर्सेस ऑल मेथड हम कहेंगे, उसको भी हम यूज़ करते हुए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ टू फॉर्मुलेट दी कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, यहाँ पे आप जो एरर फंक्शन देख रहे हैं या कॉस्ट फंक्शन भी इसे हम कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर हम सवाल ये है कि अगर हम इसी कॉस्ट फंक्शन को इस्तेमाल कर लें जो हम लीनियर रिग्रेशन में यूज़ कर रहे थे, इसी कॉस्ट फंक्शन को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ करें तो क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस कॉस्ट फंक्शन को देखा था प्लॉट करके थीटास के अगेंस्ट, कि अगर हम एक तरफ थीटा 1 ले लें और थीटा 0 को रिलैक्स कर दें और जे को प्लॉट करके देखें, तो हमें, इफ़ यू कैन रिमेंबर, कि हमें यहाँ पे ये वो केस है कि जो हमने प्लॉट करके देखा था कि हमें किस तरह का एक ग्राफ मिलेगा जब हम एरर फंक्शन को प्लॉट करें थीटा 1 के अगेंस्ट और थीटा 0 को हम रिलैक्स कर दें। तो अगर आपको याद हो तो हमें इस तरह का ग्राफ मिला था। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन, या इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। और ये ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास लोकल ऑप्टिमा नहीं होते। लोकल ऑप्टिमा समझ लें कि ऐसे पॉइंट्स नहीं होते जहाँ पे हमारा एल्गोरिदम जो है जाके वहाँ पे कन्वर्ज कर सकता हो। इस तरह के प्लॉट में हमें हमेशा ग्लोबल ऑप्टिमा मिलता है। इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करूँगा जैसे ही हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। जबकि एज़ कंपेयर टू अ कन्वेक्स फंक्शन, अगर आप नॉन कन्वेक्स फंक्शन को देखें जो कि आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है तो इसमें आपको दो मिनिमम पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा मिनिमम पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है। और अगर आप इस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप जाना चाहेंगे इस दूसरे वाले मिनिमम पॉइंट की तरफ, इस मिनिमम पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमम है। इस पूरे लैंडस्केप के ऊपर सबसे कम वैल्यू एरर की आपको यहाँ पे मिलेगी, जबकि ये भी एक मिनिमम पॉइंट है लेकिन ये लोकल मिनिमम पॉइंट है। इसे हम लोकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा एक और बेहतर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है इस लैंडस्केप पे, जिसको हम एक्चुअली अप्रोच करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि इस लैंडस्केप के ऊपर जो प्लॉटेड है यहाँ पे, हमने इसके उस मिनिमम पॉइंट तक पहुँचना है जहाँ पे एरर सबसे कम हो, और उस वक़्त जो भी थीटा की वैल्यू होगी, सपोज़ इस जगह पे, यानी आप ये एज्यूम करें कि यहाँ पे आपके पास थीटा 1 है, तो जो भी थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे होगी वो आप रिपोर्ट करेंगे या वो आपकी बेस्ट वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका एल्गोरिदम स्टार्ट होता है किसी ऐसी जगह से कि वो यहाँ आके कन्वर्ज हो गया,
तो गो कि इस विसिनिटी के अंदर, इस पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर ये मिनिमम पॉइंट है। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबली आपको इस पूरी विसिनिटी के अंदर या इस पूरे फंक्शन के ग्राफ के अंदर आपको ये वाला पॉइंट मिनिमम मिल रहा है। तो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, थोड़ा सा हम आगे जाके और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मसला ये होता है कि आपका एल्गोरिदम किसी लोकल ऑप्टिमम पॉइंट में जाके स्टक हो सकता है, वहाँ पे ट्रैप हो सकता है और वहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा, रुक जाएगा। जबकि एरर जो है वहाँ पे हाई होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मिनिमम पॉइंट। जबकि हमारा गोल क्या होता है कि हमने ऐसे पॉइंट पर पहुँचना है जहाँ पे एरर सबसे कम हो, वो थीटा हमने रिपोर्ट करना होता है। तो अगर नॉन कन्वेक्स फंक्शन होगा तो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर कन्वेक्स फंक्शन होगा तो कन्वेक्स फंक्शन में एक ही मिनिमम पॉइंट होगा, सिर्फ एक ही मिनिमम पॉइंट होगा, उसमें ज़्यादा मिनिमा नहीं होंगे और इस वजह से वही आपका ग्लोबल मिनिमम होगा और उसमें उसको अप्रोच करना आसान है। ठीक है जी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन अ कॉन्वेक्स फंक्शन एंड अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। बाकी अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पर जो प्लॉट है इसको देखें तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था जो ऊपर लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर राइट साइड पर जो आपको कॉन्वेक्स फंक्शन नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली एक तरह का थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसे इस तरह से प्लॉट करके दिखाया गया है कि जब आपका कॉन्वेक्स फंक्शन, जब आपका हाइपोथेसिस जो है वो लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हाइपोथेसिस आपका पहले तो होता था, सपोज़ अगर लीनियर रिग्रेशन की हम बात करें तो पहले हमारा जो हाइपोथेसिस था वो कुछ इस तरह का था। h इज इक्वल टू थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन x1। सपोज ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस था। लेकिन अब जो हमारा हाइपोथेसिस है वो चेंज हो चुका है, वो बन चुका है 1/1 प्लस ई पावर माइनस थीटा ज़ीरो प्लस, सॉरी ये माइनस जो है ये यहाँ पे आएगा बाहर, थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन x1। ठीक है जी। तो अब ये बेसिकली हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाएगा जो कि नॉन लीनियर है, क्योंकि आप इसे देखें कि ये एक्सपोनेंशियल, यानी जब आप उसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे और आप उसे वन को से डिवाइड करेंगे फिर वन में ऐड करके, तो ये अब एक नॉन लीनियर हाइपोथेसिस बन चुका है। या यूँ समझ लें कि अब ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये अच्छा, ये जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको जो लैंडस्केप मिलेगी वो कॉन्वेक्स नहीं होगी, वो नॉन कन्वेक्स होगी। तो जब आप उस नॉन कन्वेक्स या ऐसी सरफेस के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करेंगे जिसमें बहुत सारे मिनिमा होंगे, मे बी कि ये कुछ इस तरह की सरफेस बन जाए। यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये जो ग्राफ मिले वो कुछ इस तरह का मिले। यानी सपोज आप इसे प्लॉट करें तो आपको कुछ इस तरह की सरफेस मिले। तो इसमें आप देखें, इसमें बहुत सारे लोकल मिनिमा हैं, ये एक लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है, ये वाला ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है। तो इसमें बहुत सारे लोकल मिनिमा मौजूद हैं और ग्लोबल मिनिमम एक ही है। तो इस तरह की सरफेस भी हो सकती है। ये भी एक नॉन कॉन्वेक्स सरफेस या लैंडस्केप की एग्जांपल है जो हम प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जस्ट थीटा वन। सिर्फ अभी मैं थीटा वन के विद रिस्पेक्ट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इसे टू डिमेंशनल बना सकें। अगर मैं थीटा ज़ीरो भी ऐड कर दूंगा तो फिर ये थ्री डिमेंशनल हो जाएगी। आपको याद होगा इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर जे यानी कॉस फंक्शन को रिलेट किया था विद थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन।
तो यहाँ से एक बात फिर हमने कंक्लूड की कि जो हमारा एरर फंक्शन था, जो हमारा एरर फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन में, जब उसको हमने प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटास, तो हमारे पास जो सरफेस आती है वो कॉन्वेक्स होती है, और कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर हमारे पास एक ही मिनिमम पॉइंट होता है और वही ग्लोबल मिनिमम होता है। जबकि हमारे पास जब हाइपोथेसिस हम चेंज कर देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आके और सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि उसे 1/1 प्लस ई पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स बना देता है, तो उस हाइपोथेसिस के चेंज होने की वजह से अगर आप उस एरर फंक्शन को अब प्लॉट करके देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे मिनिमम पॉइंट या लोकल मिनिमा नज़र आएंगे, जबकि उनमें एक ग्लोबल मिनिमम भी होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्लोबल मिनिमम पर पहुँचे ताकि एरर कम से कम हो। लेकिन अगर अगर आपके एल्गोरिदम के अंदर ये अहलियत नहीं है कि वो लोकल ऑप्टिमा को एस्केप कर सके, उसमें से निकल सके, तो वो फिर किसी लोकल ऑप्टिमम के ऊपर ट्रैप हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, तो हमारे पास फिर बेस्ट सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा होगा। तो अब हम चाहते ये हैं कि हम अपने इस नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन को किसी तरह से कॉन्वेक्स बनाएं, अपने एरर फंक्शन को अब चेंज करें, और एरर फंक्शन को चेंज कुछ इस तरह से करें कि हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं, ये नॉन कॉन्वेक्स हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक स्लाइड में थोड़ा सा बताया गया है कि व्हाट इज़ अ कॉन्वेक्स फंक्शन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। मैं ये थोड़ा सा बता ही चुका हूँ ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कि मैथमेटिक्स में जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, जिनको आप एन डायमेंशनल कह लें सरफेस पे प्लॉट करते हैं, तो अगर ऐसा हो कि उस फंक्शन को आप प्लॉट करें, सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक फंक्शन मैं प्लॉट करता हूँ ये, या मैं एक और फंक्शन प्लॉट करता हूँ, वो इस तरह से डाउनवर्ड है। आप इस फंक्शन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें कहीं से भी दो पॉइंट ले लें, सपोज़ एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, कहीं से भी आप ले सकते हैं, एक पॉइंट ये ले सकता हूँ। तो जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे एक सीधी लाइन के ज़रिए, तो ये इस फंक्शन की सरफेस को कहीं और पर टच नहीं करेंगे, चाहे आप यहाँ से देख लें। तो अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो ये इस सरफेस को या इस ग्राफ को कहीं और से कट नहीं करेंगे, दो पॉइंट डायरेक्टली सीधे मिलाए जाएंगे। जब अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। लेकिन अगर मेरे पास एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन होगा कुछ इस तरह से, तो आप इसमें से कोई ना कोई ऐसे दो पॉइंट ज़रूर ढूंढ सकते हैं जिनको मिलाने से ये इस ग्राफ को कहीं ना कहीं से कट करके गुजरेगा। यानी ये आप देख सकते हैं, सॉरी मेरे पास इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माउस, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल ये दो पॉइंट मैंने ऐसे चूज़ किए हैं कि अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये फंक्शन को या फंक्शन की सरफेस को एक और किसी ना किसी और जगह से कट करके गुजर रहे होंगे। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन नॉन कॉन्वेक्स है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम उस फंक्शन को कॉन्वेक्स कहते हैं। अब convex functions play an important role in many areas of mathematics. They are especially important in the study of optimization problems where they are distinguished by a number of convenient properties. For instance, a strictly convex function on an open set has no more than one minimum. ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कन्वेक्स फंक्शन होता है इसकी खूबी ये होती है कि इसमें बहुत सारे मिनिमा नहीं होते हैं, तो हमारे पास एक उसे ऑप्टिमाइज़ करना, उसमें से मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है अगर वो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो अब चूंकि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, अगर हम वही वाला यूज़ करें जो लीनियर रिग्रेशन में था, तो मैंने बताया कि उसको प्लॉट करने से जब हम उसे देखेंगे तो वो एक नॉन कन्वेक्स फंक्शन होगा। तो नॉन कन्वेक्स सरफेसेस को भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसे ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी टेक्निक्स भी हैं मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन में भी, और हमारे पास मेटा ह्यूरिस्टिक्स भी हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम उस तरफ नहीं जा रहे।
तो हम चूँकि इसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करेंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट अच्छा परफॉर्म करता है अगर वो कॉन्वेक्स फंक्शन हो तो इस वजह से अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी मेक दिस फंक्शन कॉन्वेक्स, तो उसको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अगर आप ज़्यादा और पढ़ना चाहते हैं अबाउट कॉन्वेक्स फंक्शंस ऑप्टिमाइजेशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द एरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है, विकीपीडिया का लिंक है। मुझे लगा कि इस पे अच्छा लिखा हुआ है तो आप यहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अच्छा जी नाउ हम थोड़ा सा देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या है नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन का। ये अगेन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि ड्रॉबैक है क्या। कि अगर आप देखें कि अगर आप सपोज़ आपको पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, कि लेट्स से कि लेट मी चूज़ पेन, कि ग्रेडियंट डिसेंट का एक रूल ये होता है कि आप उसमें रैंडमली कहीं से स्टार्ट लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने जब स्टार्ट लिया तो जो थीटा, ये आपको पता है कि इस तरफ आपके पास जो है ये थीटा 1 है और आपको पता है कि इस तरफ आपके पास जे एरर फंक्शन है। तो मैंने एक रैंडम स्टार्ट लिया जी यहाँ पे, मैंने यानी थीटा जब इनिशियल थीटा जनरेट किया तो यहाँ थीटा की वैल्यू थी, लेट से इस जगह पे थीटा की वैल्यू थी 1.5। तो मैंने रैंडमली जब थीटा को यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये जनाब यहाँ पे मुझे जाके जो एरर है ये एरर मिला। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे रैंडमली थीटा स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि हम लीनियर रिग्रेशन में या ग्रेडियंट डिसेंट में हम करते ही हैं कि हम इस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटास, और वो हमें बताता है कि अब हमें थीटा को बढ़ाना है या कम करना है ताकि एरर कम हो सके। तो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ से ये नेगेटिव स्लोप है तो हमें पता चलेगा कि हमें थीटा को इंक्रीज़ करना है। तो सपोज़ हमने एक छोटा सा जंप लिया, हम यह हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ऐसे करेगा कि अब थीटा में थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा लर्निंग रेट के मुताबिक। तो अब जब इसने इसे इंक्रीज़ किया तो लेट्स सपोज कि अब आपके पास ये एरर यहाँ आ गया। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है, एरर क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा सा और आपने इंक्रीज़ किया तो ये यहाँ पे चला गया सपोज, और एरर और कम हो गया। अब आपने दोबारा यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। अब आपने जब दोबारा डेरिवेटिव लिया एरर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटास, तो अब यहाँ पे आपको ये बेस्ट मिल रहा है अभी आप यहाँ से राइट मूव करेंगे तब भी एरर बढ़ जाएगा, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट मूव करेंगे तब भी एरर बढ़ जाएगा। तो आपका एल्गोरिदम कहेगा जी कि मैं कन्वर्ज कर चुका हूँ, मुझे वो बेस्ट जगह मिल गई है जहाँ पे एरर सबसे कम है। लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एरर सबसे कम नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे एरर सबसे कम है। लेकिन अनलकीली हमें इनिशियल थीटास की वैल्यूज़ ऐसी मिली कि हमें इस लोकल मिनिमम में कन्वर्ज हो गया हमारा एल्गोरिदम। हाँ, अगर लकीली हमें यहाँ पे कोई मिल जाती वैल्यू, सपोज़ यहाँ मिल जाती, यहाँ मिल जाती, सपोज़ इस जगह मिल जाती, तो फिर ये दोनों सूरतों में ये बेहतर होता होता इधर कन्वर्ज करता, या यहाँ से भी ये बेहतर होता होता इधर कन्वर्ज करता। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर नॉन कॉन्वेक्स सरफेस होगी तो ग्रेडियंट डिसेंट को आगे थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है कुछ इसमें मोमेंटम और इस तरह की चीज़ों को भी कॉन्सेप्ट है जो इसमें ऐड करते हैं कि लोकल मिनिमा से निकल सके, लेकिन उसकी बहरहाल अपनी लिमिटेशंस हैं। अगेन एक नॉन कॉन्वेक्स सरफेस जब होगी जिसमें बहुत सारे लोकल ऑप्टिमा होंगे तो उसमें ग्लोबल ऑप्टिमम फाइंड करना ग्रेडियंट डिसेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और लोकल ऑप्टिमा स्केप करके उसमें से निकलना उसके लिए एक वाकई में बड़ा चैलेंज है, और ऑप्टिमाइजेशन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहरहाल यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन हो तो उसका ड्रॉबैक क्या है, कि उसमें लोकल ऑप्टिमा होंगे और हमारा एल्गोरिदम किसी लोकल ऑप्टिमम में ट्रैप हो जाएगा और ये समझेगा कि यही बेस्ट पोजीशन है, जबकि एरर किसी और जगह पे और भी ज़्यादा उससे कम हो सकता होगा। लेकिन चूँकि हमारा ये एल्गोरिदम डिपेंड करता है या यूजुअली डिपेंड करते हैं ये एल्गोरिदम्स इनिशियल वैल्यूज़ पर जो हमने रैंडमली जनरेट की होती हैं, तो ये ड्रॉबैक तो बहरहाल इसका रहेगा। तो फिर इसका हल क्या है? इसका एक हल ये है कि अगर हम अपने कॉस्ट फंक्शन को किसी तरीके से कॉन्वेक्स बना लें, उसमें लोकल ऑप्टिमा रहे ही ना, सिर्फ उसमें एक ही मिनिमम हो और वही हमारा ग्लोबल मिनिमम हो। तो अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं
तो फिर हम उस पर ग्रेडियंट डिसेंट जब अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को नाम दे दिया कॉस्ट। अभी मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा जे को फाइनली कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जे क्या है? एक्चुअल वो कॉस्ट फंक्शन जो हमने बनाना है। फ़िलहाल मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया है? इस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ कॉस्ट का, और ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक हाइपोथेसिस जो आपकी प्रेडिक्शन है और दूसरा एक्चुअल आउटपुट। याद है ना आपको कि डेटा सेट के अंदर एक एक्चुअल आउटपुट होती है, जिससे अगर आप लीनियर रिग्रेशन में देखते थे वो कंटिन्यूस होती है, और अगर आप रिग्रेशन में देखते थे वो कंटिन्यूस होती थी, और अगर आप क्लासिफिकेशन में देखें तो ये डिस्क्रीट 1 2 3 जितनी भी क्लासेस हैं ये उतनी आउटपुट्स फाइनाइट होती हैं ये। और हाइपोथेसिस आपको याद होगा कि हम चेंज कर चुके हुए हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है? थीटा ट्रांसपोज एक्स नहीं है, बल्कि जी ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स है, या सिग्मॉइड ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स है, जिसमें हम बारहा बात कर चुके हैं। तो ये दो इनपुट्स हम इस फंक्शन को दे रहे हैं, और ये फंक्शन आगे क्या करता है कि अगर एक्चुअल क्लास जो टेबल के अंदर है, अगर वो एक्चुअल क्लास जो है वो 1 है, यानी वो जो सैम्पल है एक्चुअली जो ट्रेनिंग सैम्पल है, अगर वो 1 क्लास को बिलोंग करता है, तो फिर ये कॉस्ट जनरेट करेगा माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस आपने पास किया है उसका लॉग लेगा और फिर उसे नेगेटिव कर देगा। तो ये जवाब होगा इसका। और अगर आपका जो डेटा सैम्पल है वो जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 क्लास को एक्चुअली, अभी मैं 2 क्लास प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका जो हाइपोथेसिस है, अब सॉरी आपका जो कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट फंक्शन जो हम बना रहे हैं, फिर ये जवाब देगा 1 में से हाइपोथेसिस माइनस करेगा, और जो जवाब आएगा उसका लॉग लेके उसे नेगेटिव करके फिर हमें रिटर्न करेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हाइपोथेसिस हमने फार्मूलेट किया है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका जवाब 0 से लेके 1 तक आ सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मॉइड फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका आंसर 0 to 1 होता है। आप उसे कोई भी थीटा ट्रांसपोज एक्स की कोई भी वैल्यू देंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो उसे 0 से 1 की रेंज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमने कहा था कि 0.5 या उससे ऊपर अगर जवाब होगा हाइपोथेसिस का, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, और अगर 0.5 से लेस होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये क्लास 0 को बिलोंग करता है। तो ये हमने बात कर ली हुई है फॉर हाइपोथेसिस फंक्शन। तो अब मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन फाइनलाइज्ड नहीं है फ़िलहाल, इसको हम फाइनलाइज करेंगे अगली स्लाइड में, ताकि एरर फंक्शन की एक सिंगल शेप हमें नज़र आ सके। तो इस फंक्शन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमने जो काम किया है इसका मकसद क्या है। तो ये जो ऊपर वाला है हिस्सा, इसको इसमें यहाँ एक्सप्लेन किया गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको इधर एक्सप्लेन किया गया। आप देख भी सकते हैं कि जी जब आपके सैम्पल की एक्चुअल क्लास 1 होगी तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है, और जब आपके सैम्पल की जिसकी बात हम कर रहे हैं डेटा सेट में उसकी एक्चुअल क्लास 0 होगी तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है। तो पहले हम क्लास अगर 1 हो तो फिर किस तरह का हमें प्लॉट करने पे हमें कर्व मिलेगी वो यहाँ दिखाई गई है। तो अगर आप इस कर्व को देखें, इसमें जो कर्व आपको दिखाई जा रही है इसे आप देखें, तो इस कर्व में आपको कोई लोकल मिनिमा नज़र नहीं आ रहा, ये एक बड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये कॉन्वेक्स है। इसमें आप कोई भी दो पॉइंट मिलाकर देखें वो कभी भी सरफेस को कहीं और से कट नहीं करेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, ग्राफ के ऊपर रहेंगे, या उसके पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ आप देखें, जब आपने क्लास एक्चुअल क्लास डेटा सैंपल की 0 है, तो तब जब हम इसे प्लॉट कर रहे हैं तो तब भी हमें एक कॉन्वेक्स सरफेस मिल रही है। ऐसा क्यों है? बड़ा सीधी सी बात है कि अगर आप इस पहले वाले को समझने की कोशिश करें तो ये आपको एक्स एक्सिस पर क्या मिल रहा है जी? हाइपोथेसिस। इस पर हमने हाइपोथेसिस लिख दिया है, और इसके वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर ये है यानी इस पहले वाले केस में माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस, इसके वाई एक्सिस पर ये चीज़ है। तो अब आप देखें ज़रा गौर से या कंप्यूट करके भी आप देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। हमने कहा कि हमारा हाइपोथेसिस अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये है कि थीटा ट्रांसपोज एक्स से जो जवाब आता है उसे हम सिग्मॉइड को पास करते हैं और वो 0 से 1 की रेंज में कोई जवाब देता है। तो मैक्सिमम हो सकता है 1,
और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 0। तो अगर आप कैलकुलेटर से माइनस लॉग ऑफ 1 कंप्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। यानी अगर आपका जो हाइपोथेसिस है, अगर आप इस चीज़ को देखें, ये वाला पोर्शन, मैं ज़रा कलर इसका चेंज कर दूं इंक का, ये देखते हैं। अगर आप ये चीज़ देखें कि अगर आपका हाइपोथेसिस 1 है, अगर आपका जवाब जो प्रिडिक्ट किया है आपके मॉडल ने, अगर वो 1 है, तो आप इस हाइपोथेसिस की जगह पे 1 यानी माइनस लॉग ऑफ 1 जब कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0, कॉस्ट आएगी 0। ये वाला पॉइंट होगा मिनिमम पॉइंट, ये वाला। अगर आपके पास हाइपोथेसिस 0 को अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है या 0 की तरफ जाता है, कम होता चला जाता है, तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप माइनस लॉग ऑफ 0 की तरफ जाएं तो कॉस्ट इंक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि 0 को अप्रोच करने पे अगर हाइपोथेसिस 0 होगा तो माइनस लॉग ऑफ 0 कंप्यूट करने से आपको इन्फिनिटी मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको कॉस्ट मिल रही होगी। और ये अगर मैं बीच में सब वैल्यूज़ के लिए 0 से लेके 1 तक के सारे इंटरवल के लिए, जो कि इनफाइनाइट इंटरवल होता है 0 से 1 तक का, अगर मैं सब वैल्यूज़ के लिए माइनस लॉग ऑफ एच कंप्यूट करता जाऊँ और प्लॉट करूँ तो मुझे जो कर्व मिलेगी वो ये वाली कर्व मिलेगी जी, जो यहाँ पे प्लॉटेड है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं ये कन्वेक्स है। जैसे जैसे आपका हाइपोथेसिस 1 की तरफ जा रहा है, एरर कम होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे हाइपोथेसिस 0 की तरफ जा रहा है, एरर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ज़रा, एक्चुअल क्लास क्या थी इस 1? एक्चुअल क्लास क्या थी? 1। अगर आपके उस डेटा सैंपल की एक्चुअल क्लास 1 होगी और आपकी प्रिडिक्शन भी 1 की तरफ जाएगी तो एरर कम होता चला जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। और अगर एक्चुअल क्लास 1 होगी और आपकी प्रिडिक्शन गलत, यानी ज़ीरो डायरेक्शन की तरफ, आप ज़ीरो की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर केस में। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमने कह लें कि एक फ़ंक्शन डिज़ाइन कर लिया माइनस लॉग लेके हाइपोथेसिस का। अगर क्लास 1 हो और हम उस वक़्त माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस लेंगे, और अगर वो जो माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस है वो ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा तो हम गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और अगर वो कम 0 की तरफ जाएगा आंसर तो हम सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यही हम चाहते हैं। कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट इसी चीज़ को कहते हैं कि जी, एरर किसे कहते हैं कि जब आप गलत प्रिडिक्ट करें तो एरर बड़ा होना चाहिए, जब आप सही प्रिडिक्ट करें तो एरर कम होना चाहिए। ये हम चाहते हैं। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे y1 के केस में, यानी अगर एक्चुअल क्लास 1 है तो उस केस में तो ये चीज़ हमें मिल रही है। अब हम दूसरे केस को देखते हैं कि जब क्लास 0 हुई एक्चुअल सैंपल की, तो उस वक़्त क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे फंक्शन हमने कर दिया है चेंज। अब हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये वाला कि अगर एक्चुअल क्लास सैंपल की, क्योंकि वो तो गिवन है ना, ट्रेनिंग सैंपल में हमें एक्चुअल क्लास का तो पता चल ही जाता है, वहाँ से हम देख सकते हैं, और वो हमें यहाँ पे इनपुट में भी मिल गई है, हम कॉस्ट फंक्शन को पास कर रहे हैं साथ। तो और पिछला जो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था उसमें भी यूज़ कर रहे थे हाइपोथेसिस माइनस वाई, तो वाई जो थी एक्चुअल क्लास एक्चुअल आउटपुट थी। तो लिहाजा अब हमारा हाइपोथेसिस, अब हमारा कॉस्ट फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो अब मुझे जो कर्व मिलेगी ठीक उसी तरीके से प्लॉट करूं जिस तरह से मैंने पिछली एग्जांपल में आपको समझाया है फॉर y = 1 के केस में। तो अब मुझे ये वाली सरफेस या ये वाला ग्राफ मिलेगा, और इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपका हाइपोथेसिस 0 होगा, अगर आपका हाइपोथेसिस 0 होगा तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 0, जो कि बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1, उस तो माइनस लॉग ऑफ 1 बराबर होता है 1 के, तो आपकी सॉरी माइनस लॉग ऑफ 1 बराबर होता है 0 के, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 0। आप ये कैलकुलेटर से कंप्यूट करके देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका हाइपोथेसिस बढ़ना शुरू हो जाए और 1 की तरफ जाना शुरू हो जाए, इस तरफ मूव करना शुरू कर दे आपका हाइपोथेसिस, तो जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच करेगा, कॉस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी। कैसे कि अगर एक्चुअल हाइपोथेसिस 1 है तो इस फंक्शन में, कॉस्ट फंक्शन में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0,
और log ऑफ ज़ीरो आप माइनस log ऑफ ज़ीरो आप जानते हैं इन्फिनिटी होगा। तो लिहाजा अगर आपने हाइपोथेसिस को इंक्रीज़ करना शुरू किया या यहाँ पे अगर इस केस में जबकि एक्चुअल क्लास आपकी ज़ीरो थी, यानी एक्चुअल क्लास ज़ीरो थी और आपने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया वन, आप वन के करीब जाना शुरू हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एरर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर आपका हाइपोथेसिस कह रहा है कि ये ज़ीरो के करीब है इसका जवाब, तो फिर ज़ाहिर बात है एक्चुअल क्लास भी ज़ीरो है, हम चाहेंगे एरर कम हो, तो फिर इस फंक्शन के साथ जो हमने अभी फॉर्मुलेट किया है इसके साथ एरर कम होगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से पहले केस के लिए हमारा कॉस्ट फंक्शन काम कर रहा था। तो अब हमने कॉस्ट फंक्शन बना दिया दो हिस्सों में कि जी अगर क्लास वन होगी तो ये वाला कॉस्ट फंक्शन चलेगा, अगर क्लास ज़ीरो होगी तो ये वाला चलेगा। दोनों का काम ये है कि अगर आप सही प्रिडिक्ट करेंगे या आपकी प्रिडिक्शन जितना सही के करीब होगी एरर उतना ही कम होगा, और अगर आप गलत प्रिडिक्ट करेंगे या अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत के करीब जाएगी तो एरर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपको जो फंक्शन मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, जो लैंडस्केप मिलेगी वो कॉन्वेक्स होगी, उसमें लोकल ऑप्टिमा नहीं होंगे क्योंकि लॉग फंक्शन में नहीं होते। तो ये अब हमने एक चीज़ फॉर्मुलेट कर ली, अब हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई कि हम एक कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करता है कि जब आपकी प्रिडिक्शन ठीक होती है तो वो उसकी वैल्यू कम होती है, और जब प्रिडिक्शन आपकी गलत होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। यही कॉस्ट फंक्शन का काम होता है। तो अब हमने करना ये है कि हमने जे अपना फाइनल एरर फंक्शन बना, तो ये हम इसे अब मर्ज करने जा रहे हैं जी, कि अब हमारा जो एरर फंक्शन है, एक्चुअल एरर फंक्शन, वो किस तरह का होगा। ये तो खैर आप जानते ही हैं कि 1/n, ठीक है, ये उधर भी था, समेशन 1 to m सारे सैम्पल्स के लिए। और वो जो कॉस्ट फंक्शन पिछले सफ़े पर, पिछली स्लाइड पर हमने बनाया है, अब यहाँ पे अगर आप याद करें कि लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे आता था हाइपोथेसिस माइनस वाई का स्क्वायर, लेकिन अब वो हमने ख़त्म कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कॉमा वाई, और जिसमें कॉस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कॉमा वाई किसके बराबर है, ये हमने पिछली स्लाइड पर अभी एक्सप्लेन किया है कि वो इस चीज़ के बराबर है। लेकिन ये ज़रा लिखने में थोड़ा सा हमें अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको लिखने का एक आसान सा तरीका यहाँ पे भी मौजूद है कि इसे यूँ भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि -1/m yi इंटू लॉग हाइपोथेसिस प्लस 1 - yi इंटू लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस। अब ये देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये आ गया इधर यहाँ पे, और अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये आ गया इधर यहाँ पे। बाकी ये साथ y क्या कर रहा है या 1 माइनस वाई क्या कर रहा है ये अभी हम समझ लेते हैं। बाकी ये 1/m यहाँ से ऊपर से आया है, और माइनस कहाँ से आया है, ये माइनस हम अंदर से यहाँ भी माइनस लॉग्स के साथ जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था वो उसको हम बाई लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर y जो है वो 1 हो, यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो y है वो 1 हो जी, y इज़ 1, तो y अगर 1 है मतलब एक्चुअल क्लास उस ith सैम्पल की 1 है, तो ये अब एरर फंक्शन जो हमने बनाया है नया, इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू इस जगह पे 1 पुट करूँगा तो ये क्या करेगा, और अगर यहाँ और फिर वही y की वैल्यू यहाँ भी 1 पुट होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस 1 जो है, ये 1 में से 1 माइनस होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो जब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे ज़ीरो कर देगा। तो जब ज़ीरो कर देगा तो मतलब कहने का ये है कि फिर ये पूरे का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो हम यही हम चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास y 1 है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इसको इस्तेमाल करना है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे y 1 होने की वजह से यहाँ पे y जब 1 पुट होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे रह जाएगा log h थीटा ऑफ x, यानी log h हाइपोथेसिस। और ये बाहर से जो माइनस है ये जब अंदर आके इधर मल्टीप्लाई होगा
तो ये बन जाएगा माइनस लॉग हाइपोथेसिस, जो कि सेम वही फंक्शन है जो हम पहले डिराइव कर चुके हुए हैं जब y1 हो तब। और अगर आप बात करें दूसरे उसकी केस की, जबकि आपके पास y जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि आपके पास एक्चुअल क्लास ज़ीरो हो, तब क्या होगा? तो जब एक्चुअल क्लास ज़ीरो होगी तो तब यहाँ पे याद रखें कि y की जगह पे ज़ीरो पुट होगा, जाहिर सी बात है, और इस जगह पे भी y की जगह पे ज़ीरो पुट होगा। तो पहले केस में जब यहाँ y की जगह पे ज़ीरो पुट होगा तो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी मतलब ये टर्म यूज़ ही नहीं होगी। यही हम चाहते हैं कि अब y के केस में ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। जबकि यहाँ पे दूसरे केस में जब आप इस y की जगह पे ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, और जब 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ रह जाएगा log ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस, और ये जो नेगेटिव है जब यहाँ आके इसके साथ लगेगा, जो हम कॉमन ले चुके हुए थे, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस, जो कि एक्चुअली सेम वही फंक्शन है जो आपने ऊपर डिराइव किया था। तो और बाकी सारे सैम्पल्स को इन्वॉल्व करने के लिए आपको पता है कि समेशन लगानी पड़ती है और m से डिवाइड करके मीन लेना पड़ता है। तो अब आपने इन दोनों को कुछ इस तरह से मर्ज कर लिया कि ये एक फंक्शन बन चुका है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये एरर फंक्शन है जी। और इस एरर फंक्शन को अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी अच्छी है या कितनी गलत है। तो मैंने अब वो जो कॉस फंक्शन बनाया था उसके दो हिस्से बनाए थे, वो समझाने के लिए थे। अब हमने उन्हें मर्ज कर लिया और हमारे पास एक फाइनल कॉस फंक्शन आ चुका है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर आपका एक्चुअल सैंपल 1 क्लास को बिलोंग कर रहा होगा तो फिर दूसरा हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहा होगा तो पहला हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा, और वही एरर फंक्शन रह जाएगा जो अभी हमने पिछले स्लाइड पर प्लॉट करके देखे थे। बाकी समेशन साथ क्यों है? ताकि अगर 100 सैम्पल्स हैं तो 100 के 100 सैम्पल्स के लिए एरर कंप्यूट होके जमा हो। अब अगला जो काम है वो है कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, आपको याद है कि ग्रेडियंट डिसेंट एक डेरिवेशन बेस्ड एल्गोरिदम है। ये जानने के लिए कि इसे थीटास में क्या चेंज करनी पड़ेगी एरर कम करने के लिए, ये एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटास। तो उसके लिए पहले जो एरर फंक्शन था उसकी हम बात कर चुके हुए हैं लीनियर रिग्रेशन के केस में, लेकिन अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एरर फंक्शन चेंज हो चुका है, जो आप ऊपर देख सकते हैं स्लाइड पे। अब यहाँ पे हमने जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो जवाब क्या आएगा? तो जवाब बहुत सिंपल है जी, कि जब आप ये डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वही आंसर आएगा जो आंसर आपको लीनियर रिग्रेशन में मिला था, कि अगर आपको थीटा अपडेट करना है तो आएगा थीटा इज़ इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, वही आगे सारा 1/m समेशन जो उस वक्त हमारे पास था कि हाइपोथेसिस माइनस वाई, सिंपल ये वही चीज़ आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ऐसा कैसे? The derivative of this cost function is exactly similar to the derivative of the cost function used for the linear regression. तो इसकी जस्टिफिकेशन या इसका प्रूफ मैंने एक हैंडआउट में लहदा से आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया गया है। 10.2 हैंडआउट है, उसमें आप देख लें और उसे समझने की कोशिश करें। दैट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसे अपने कोई एग्ज़ाम में या उस तरह से इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता ये है कि आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो उसे हम फिर वैसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in to know that how the derivative of this error function is equal to the derivative of the error function used in linear regression, then I think you may read this handout to understand the answer of this question. तो ये जनाब अब हमारे पास अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वो एरर फंक्शन है जो हमने फार्मूलेट किया है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटास तो वो ये वही डेरिवेशन आपके पास आ गया जो डेरिवेशन आपने लीनियर रिग्रेशन के लिए लिया था, जो निकाला था। तो बाकी हैंडआउट मैंने दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स के फिर ग्रेडियंट डिसेंट में तो कोई चेंज नहीं है, ग्रेडियंट डिसेंट तो उसी तरह से ही काम कर रहा है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। हमारा हाइपोथेसिस चेंज हो रहा है, उसमें सिग्मॉइड इंट्रोड्यूस हो रहा है,
और हमारा एरर फंक्शन चेंज हो रहा है, उसमें लॉग्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मकसद क्या है लॉग इंट्रोड्यूस करने का? ताकि हम कन्वेक्स बना सकें अपने एरर फंक्शन को। और ग्रेडियंट डिसेंट में कोई चेंज नहीं आ रही, वो ठीक वैसा ही है जैसा आपने मल्टीपल रिग्रेशन में या पॉलिनोमियल रिग्रेशन में जैसे यूज़ किया था जी। तो एल्गोरिदम लुक्स आइडेंटिकल टू लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अब स्टॉप कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि हमने वो सारी चीज़ें डिराइव करके देख ली हैं, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब यह है कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट यू हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड फॉर लीनियर रिग्रेशन, और जस्ट यू नीड टू चेंज द हाइपोथेसिस एंड एरर फंक्शन टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब ये है कि इसमें अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें आपको पता है कि जब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा आपके डेटा सेट में दो ही क्लासेस हों, दो से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को या ऐसी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और एक बड़ा आसान तरीका हम देखेंगे कि कैसे अगर मोर देन 2 क्लासेस हों डेटा सेट में तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं, या उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक ईमेल आती है और आप चाहते हैं कि आगे एक यूटिलिटी हो, एक छोटा सा आपका प्रोग्राम हो जो ऑटोमेटिकली उस ईमेल को देखे, समझे कि क्या ये ईमेल जो है आपके ऑफिस से आ रही है या किसी फ्रेंड ग्रुप से आ रही है या ये फैमिली से आ रही है। तो जो भी आपका या कोई हॉबी है वहाँ से कुछ लोग हैं जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ से आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो उस ईमेल को अंडरस्टैंड करे और उसको फ़ोल्डर में डाल दे, उस फोल्डर में जो आपने फ़ोल्डर उसके लिए बनाया हुआ है, ताकि आपको ये काम मैनुअली नहीं करना पड़े। तो अगर आप ये करते हैं तो इन दिस एग्जांपल देयर आर 4 क्लासेस, आपको 4 फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे और हर ईमेल के आगे चारों में से कोई एक जवाब आएगा कि ये वर्क से रिलेटेड है, फ्रेंड से आ रही है, फैमिली से आ रही है, हॉबी से आ रही है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। वन अनदर एग्जांपल इज़ मेडिकल डायग्राम्स हैं। फ़र्ज़ करें कि डायग्नोस कर रहे हैं आप किसी को कि या डॉक्टर है तो, या कोई ऑटोमेटिक कह लें सॉफ्टवेयर है जो सिम्टम्स वगैरह लेता है, या कोई एक्स-रेज़ या कोई एमआरआई या कोई स्कैन्स हैं वो लेता है, और उस पे या जो भी बहरहाल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसकी बुनियाद पे उसने डिसाइड करना है या प्रिडिक्ट करना है कि वो पर्सन जो है वो बीमार है या कि नहीं। तो 3 ऑप्शंस हैं कि क्या उसे सर्दी लगी है, उसे फ्लू है, या वो बीमार ही नहीं है। तो चूँकि 3 अब जवाब हैं, पहले यानी ये था कि सिर्फ ये जवाब देना बीमार है या कि नहीं, तो वो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन थी। लेकिन अगर आपके पास 3 आंसर्स हैं तो फिर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। या इसी तरह से वेदर प्रिडिक्शन के हवाले से बात हो रही है कि क्या धूप होगी, बादल होंगे, बारिश होगी या ज़ालाबारी होगी। तो बेसिकली 4 आपके पास अब ऑप्शंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, जिनमें से कोई एक जवाब हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि ये भी एक 4 क्लास प्रॉब्लम है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को बिलोंग करती है, जिसमें आप चारों में से आपकी जो भी कह लेंगे एटमॉस्फेयर है, लाइक आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, आप ह्यूमिडिटी मेजर कर रहे हैं, और इस तरह से आप कई और चीज़ें जिनकी बुनियाद पर प्रिडिक्ट किया जाएगा कि आगे आगे आने वाला अगले दिन का जो मौसम है वो किस तरह का होगा। तो बेसिकली अब ये प्रॉब्लम जो है ये 4 क्लास प्रॉब्लम बन चुकी है, इसे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे। ओके, बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर देखें तो आपके पास 2 क्लासेस होती हैं सिंपली, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। जबकि आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को देखें, जैसे कि अगर उसमें 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, जैसे कि इन दिस केस देयर आर 3 क्लासेस, तो तीनों के सैम्पल्स को एक दूसरे से अलग करके दिखाने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। ग्रीन कलर में जो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं ये किसी एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं सैम्पल्स। ब्लू कलर में जो आपको रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं ये किसी दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और रेड कलर में जो क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं ये आपको बताया जा रहा है कि तीसरी क्लास के सैम्पल्स हैं।
तो मल्टी क्लास और बाइनरी क्लास का डिफरेंस हियर यू कैन सी। अब इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है जी। इसको नाम दिया गया है वन वर्सेस ऑल मेथड। इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें किया ये जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास जो ये 3 तरह के क्लासेस के सैम्पल्स थे, रेड कलर के डॉट्स में दिखाए गए हैं, एक ब्लू कलर के डॉट्स में दिखाए गए हैं और एक ग्रीन कलर के डॉट्स में दिखाए गए हैं। तो आप अब यहाँ पे एक हाइपोथेसिस फिट नहीं करेंगे, जितनी क्लासेस हैं उतने हाइपोथेसिस फिट करेंगे या उतनी डिसीजन बाउंड्रीज बनाएंगे। ये अब हमारा काम होगा। हम क्या करेंगे, पहले इन्हें यूँ समझ लें कि हमारी अब ये प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स में बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 3 क्लासेस हैं। पहले में हम अपना हाइपोथेसिस या डिसीजन बाउंड्री इस तरह से प्लॉट करेंगे या इस तरह से लर्न करेंगे कि वो ब्लू कलर के पॉइंट्स को सेपरेट कर दे बाकी के दोनों क्लासेस के पॉइंट्स को दोनों क्लासेस के पॉइंट से। तो ये बेसिकली पहले हाइपोथेसिस को कुछ इस तरह से लर्न किया जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, आप समझेंगे कि आपके डेटा सेट में 3 क्लासेस नहीं है बल्कि 2 क्लासेस हैं। 1 उसके आगे लिख देंगे जो ब्लू पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, और 0 उन पॉइंट्स सारे पॉइंट्स के आगे लिख देंगे जो रेड या ग्रीन को कर रहे हैं। तो अब ये क्लासीफायर जो है, अब ये जो आप हाइपोथेसिस लर्न करेंगे या उसे ट्यून करेंगे, इसके नतीजे में आपको एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री मिलेगी जो डिसीजन बाउंड्री ब्लू पॉइंट्स को सेपरेट करेगी बाकी दोनों क्लासेस के पॉइंट्स से, ये समझते हुए कि बाकी दोनों क्लासेस के पॉइंट्स को ये एक क्लास है और ब्लू कलर के पॉइंट्स या ब्लू कलर के डेटा पॉइंट्स एक दूसरी क्लास है। तो ये बेसिकली हमारा अब डिसीजन बाउंड्री जो है वो कुछ इस तरह से लर्न की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है W ब्लू, याद रखें कि ये नोटेशन है जस्ट, क्योंकि कुछ जो हैं रेफरेंसेस वहाँ आपको थीटास की शक्ल में मिलेगी, जो आपका वो वेट वेक्टर आपके जो पैरामीटर्स हैं उन्हें थीटा से लिखा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें इसे W से लिखा होगा, W फॉर वेट्स। ख़ास तौर पे हम न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे इसे W से लिखते हैं। तो मैंने जहाँ से ये लिया है, मैंने ये जहाँ से ये इमेज या ये एक्सप्लेनेशन ली है, वहाँ इसको W से लिखा हुआ है। तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये W या थीटा एक ही चीज़ है। ब्लू साथ इसलिए लिख दिया गया है कि ये हाइपोथेसिस ब्लू डेटा पॉइंट्स के लिए हम कर रहे हैं, तो अपनी आसानी के लिए साथ ब्लू लिख दिया। ये ट्रांसपोज आप देख सकते हैं ऊपर वैसे ही है कि W ट्रांसपोज इनटू X, ये वही है थीटा ट्रांसपोज इनटू X इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, आपको पता है कि हमारा वो जो भी थीटा ट्रांसपोज X का जो जवाब आता है, अगर वो 0 से ग्रेटर हो तो फिर वो उसका जब सिग्मॉइड लिया जाता है तो वो 0.5 से ऊपर जवाब आता है। यानी वो 0.5 से ऊपर आने का मतलब है कि वो 1 क्लास को बिलोंग कर रहा होता है। तो इस वजह से इस रिसोर्स में फ़िलहाल उसे सिग्मॉइड के अंदर करके उन्होंने नहीं लिखा हुआ, वैसे समझाने के लिए लिख दिया है कि थीटा ट्रांसपोज X इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि अब ये जो बाउंड्री की मदद से अब वो पॉइंट्स जिनके अगेंस्ट थीटा ट्रांसपोज X इज़ ग्रेटर दैन 0, तो वो ब्लू क्लास को पॉइंट बिलोंग करेंगे, ये समझाया जा रहा है बस यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर आप दूसरी बाउंड्री देखें, अब ये पहला काम है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। यानी आप एक हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे, थीटास की वैल्यूज़ एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर ग्रेडियंट डिसेंट चलाएंगे, ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा और वो इस डिसीजन बाउंड्री को प्लॉट करेगा आइट्रेटिवली। 100, 200, 500 आइट्रेशंस जितनी भी आपने रखी हैं उस तक चलने के बाद जब तक वो कन्वर्ज करता है, वो ये बाउंड्री लर्न करेगा। फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि अब आपने एक और हाइपोथेसिस, इसी प्रॉब्लम के लिए एक और हाइपोथेसिस बनाना है और फिर ग्रेडियंट डिसेंट चलाना है। अब आपने क्या करना है कि जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं इन सब को कह देना ये 1 क्लास है, और जो बाकी 2 क्लासेस के पॉइंट्स हैं उन्हें कह देना है कि ये नेगेटिव क्लास है या 0 क्लास है। और अब आपने एक और हाइपोथेसिस बनाना है, और उस हाइपोथेसिस के लिए अब आपने ग्रेडियंट डिसेंट रन करना है और एक बाउंड्री प्लॉट करनी है। वो बाउंड्री इस तरह से प्लॉट होगी कि वो रेड क्लास के पॉइंट्स को एक क्लास समझेगा और बाकी के तमाम पॉइंट्स को दूसरी क्लास समझेगी। तो फिर उसकी नज़र में ये 3 क्लासेस नहीं रहेंगी। यानी आप देख सकते हैं कि मैं इस 3 क्लास प्रॉब्लम को 2 क्लास प्रॉब्लम कैसे बना रहा हूँ, कि पहले मैंने एक क्लास के पॉइंट्स को 1 कह दिया, बाकी सबको 0 कह दिया।
अब दूसरी क्लास के पॉइंट्स को 1 कह रहा हूँ रेड को, और बाकी सबको 0 कह रहा हूँ, और वही वाला तरीका जो पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप 2 क्लास प्रॉब्लम पे अप्लाई करते थे वो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और इसी तरह से फिर एक तीसरी बार फिर ग्रेडियंट डिसेंट चलाऊंगा, फिर नया हाइपोथेसिस बनाऊंगा, और अब इसमें ग्रीन कलर के पॉइंट्स को मैं कह दूंगा जी कि ये मेरे पास एक समझ लें कि क्लास है, और बाकी के जो ब्लू हैं या रेड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास दूसरी क्लास है, और मैं एक और बाउंड्री लर्न करूँगा बेसिकली, और इसमें मेरा नया हाइपोथेसिस बनेगा, दोबारा से ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा। अब ये मैंने काम बेसिकली किया क्या है, मैं इसे थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि 3 क्लासेस थी, मैंने 1 बाय 1 3 हाइपोथेसिस बनाए, 1 बाय 1 3 बार उन पर ग्रेडियंट डिसेंट चलाया, और मैंने 3 बाउंड्रीज़ लर्न की। पहले के लिए मैंने कहा कि ब्लू क्लास के पॉइंट्स एक क्लास हैं और रिमेनिंग क्लासेस के पॉइंट्स कोई दूसरी क्लास है, तो ये 2 क्लास प्रॉब्लम बन गई। फिर मैंने दूसरे के लिए कहा कि रेड कलर के पॉइंट्स एक क्लास है और रिमेनिंग सारे पॉइंट्स कोई दूसरी क्लास है। और फिर मैंने तीसरे के लिए कहा कि ग्रीन कलर के पॉइंट्स एक क्लास हैं और रिमेनिंग सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोई दूसरी क्लास है। और फिर मैंने ये बाउंड्रीज़ लर्न की। अब क्या होगा, अब इसका कैसे पता चलेगा कि जी कोई एक पॉइंट आया है तो वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, तो ये बड़ा आसान तरीका है। हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पॉइंट है, कोई मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट किस क्लास को बिलोंग करेगा ये मुझे जानना है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं देखूँगा ब्लू बाउंड्री के लिहाज से। तो सपोज़ जो ब्लू बाउंड्री है वो बनी हुई है जी यहाँ पे, ये जो ब्लू बाउंड्री है अगर मैं इसको देखकर बनाऊँ तो शायद कोई ये इस तरह बनी हुई है। तो ब्लू बाउंड्री के लिहाज से ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहा है। नेगेटिव क्लास को बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये लेस दैन 0.5 इसका आंसर आएगा सिग्मॉइड जब लेंगे हम। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ऐसे रफली के 0.3 आंसर आया जी पहले केस में, पहले हाइपोथेसिस के केस में जब मैंने ब्लू के लिहाज से देखा तो 0.3 आया। फिर मैं दूसरी बाउंड्री देखूं, रेड कलर की जो मैंने बाउंड्री बनाई है, तो अगर उस बाउंड्री को देखूं तो वो कोई शायद यहाँ प्लॉट हो रही है इस तरह से, ये इस तरह प्लॉट हो रही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस लिहाज से भी ये नेगेटिव क्लास को बिलोंग करता है, उस लिहाज से भी ये पॉजिटिव क्लास को, यानी रेड वाली साइड पर नहीं आ रहा ये पॉइंट, ये नेगेटिव साइड पर आ रहा है। तो यहाँ जो हाइपोथेसिस है ये मेरे पास तकरीबन मैं कह लेता हूँ 0 पॉइंट, ये बाउंड्री के ज़रा करीब है लेकिन नेगेटिव साइड पर है, तो 0.5 से तो लेस होगा, लेकिन मैं कह देता हूँ 0.4 है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रीन, जब मैंने उसको किया तो ग्रीन के केस में तो ये सपोज़ बाउंड्री थी यहाँ पे जो ग्रीन को सेपरेट कर रही थी, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, उसके लिहाज से भी ये 0.5 से लेस है, उसके लिहाज से भी ये इस क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा। तो मेरे पास अब हाइपोथेसिस आ जाएगा, चूँकि ये बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर है तो मैं इससे कह देता हूँ कि ये 0.27 हो। ये मैंने 3 हाइपोथेसिस कंप्यूट कर लिए। गो के तीनों की नज़र में ये किसी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा, ना हाइपोथेसिस 1 कह रहा है कि ये ब्लू को बिलोंग कर रहा है, ना ये हाइपोथेसिस 2 कह रहा है कि ये रेड को बिलोंग कर रहा है, और ना हाइपोथेसिस 3 कह रहा है कि ये ग्रीन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर इन सब की प्रेडिक्शंस देखी जाएँ तो अलबत्ता मैंने आपको बताया था कि अगर 0.3 आ गया तो इट डजेंट मीन कि इसके चांसेस नहीं हैं क्लास 1 यानी ब्लू क्लास को बिलोंग करने के, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम ये कहें कि ये प्रोबेबिलिटी है, तो 30% चांसेस हैं इसके ब्लू को बिलोंग करने के और 70% चांसेस हैं ना बिलोंग करने के। 40% चांसेस हैं इसके रेड को बिलोंग करने के और 60% चांसेस हैं ना बिलोंग करने के। और फिर उसके बाद 27% चांसेस हैं इसका ग्रीन को बिलोंग करने के, और बाकी 63% चांसेस जो हैं या 73% चांसेस जो हैं वो इसको बिलोंग करने के नहीं हैं। तो अगर सब में से देखा जाए तो हायर प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड की है कि 40% चांसेस बाकियों से कम ज़्यादा हैं। तो हमने चूँकि एट दी एंड किसी ना किसी क्लास के साथ इसे ज़रूर इसे करवाना होता है इसको बिलोंग, तो फिर जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे। तो हमारी प्रेडिक्शन ये होगी
तो अब ये उसका थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस किया गया यहाँ पे कि ट्रेन आ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर फॉर ईच क्लास टू प्रिडिक्ट दी प्रोबेबिलिटी। अब वर्ड देखें, प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ हो रहा है कि वो जो सैम्पल है या वो जो क्लास है उसकी प्रिडिक्शन के लिए हम प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने सारी बाउंड्रीज़ बनाई, आपने ऑन अ न्यू एक्स टू मेक अ प्रिडिक्शन पिक द क्लास आई दैट मैक्सिमाइजेस, यानी जिसका हाइपोथेसिस मैक्सिमम है। अगर आप ये देखें कि वो वाली क्लास आई प्रिडिक्ट कर, यानी वो वाली क्लास आप चूज़ कर लें जिसका हाइपोथेसिस बाकियों से ज़्यादा है, जिस क्योंकि हाइपोथेसिस का जवाब 0 से 1 की रेंज में आ रहा है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कंसीडर कर सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उस सैम्पल के उस क्लास को बिलोंग करने की। तो जिसका सबसे ज़्यादा आ रहा है उसको आप उससे रिलेट कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा जी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड वन वर्सेस ऑल मेथड किस तरह काम करते हैं, और प्लस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं अब चूँकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो और आपको थोड़ा सा ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वॉइस ओवर मेरी एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें, मैं इस दफ़ा आपको इंटरेक्टिव सेशन के दौरान इसको थोड़ा प्रैक्टिकली तो दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से सुन के उसे अच्छी तरह से समझें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग डिपेंडेंट हैं उस इंटरेक्टिव सेशन पे। तो फिर ये एक प्रैक्टिस जो है ये हम फजूल अगर कर रहे हैं तो फिर इसको करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस जो है इसको फजूल ना समझें और इस पर आप देखें इसे। तो आई होप जी इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में अगर कोई क्यूरी होगी तो उस पर बात होगी, जस्ट जो बात समझ नहीं आई होगी उस पर हम थोड़ा सा देख लेंगे बोर्ड पे। प्लस ये है कि अगर इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को प्लॉट करके क्लासेस पर अप्लाई करके देख लेंगे, तो ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा जी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।